हाँ जी, तो provided that a suit or other legal proceeding may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority. ठीक है, छठा क्या कहता है? The provisions of subsection 5 shall not apply to legal proceedings in relation to such transactions as may be notified. ठीक है, तो जो notified होंगे उस पर नहीं लगेंगे। सातवां, the order for liquidation under this section shall be deemed to be notice of discharge. तो यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयज की छुट्टी हो गई सबकी, जो ऑफिसर है, एम्प्लॉयज है, वर्कमैन, except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator. अगर उसको कंटिन्यू करना है लिक्विडेशन में तब तो छुट्टी नहीं होगी, अदरवाइज इट इज डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। सीआईआरपी में छुट्टी नहीं होती है। उसके बाद अगला अगला पॉइंट आ गया हमारा, ये सेक्शन 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया लिक्विडेशन का, तो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये क्या करेगा? एक तो ये रिटर्न कॉन्सेंट देगा, ठीक है ना, कि भाई ठीक है, आई वांट टू एक्ट, आई एम रेडी टू एक्ट एज लिक्विडेटर। ठीक है, हो सकता है वो सीआईआरपी में दुखी हो गया, वो कहे मैं नहीं बनता लिक्विडेटर, तो he will act as liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by the adjudicating authority under subsection 4. अच्छा, अब जब ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया तो अब आप देखिए यहां से रेपिटेशन शुरू हो गया। आपने जो सीआईआरपी पढ़ा लिक्विडेशन में, आपको वही चीजें दोबारा पढ़नी। इतना अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो आगे आपके लिए बहुत रास्ता आसान है। अब ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए लिक्विडेटर अंडर दिस सेक्शन ऑल पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी और जो पार्टनर्स हैं दे विल सीज टू इफेक्ट, और ये लिक्विडेटर में आ जाएंगे। इससे पहले क्या होता था? आरपी में आ रही थी सारी पावर्स, ठीक है, या आईआरपी में आ रही थी, यहाँ पर क्या है? लिक्विडेटर में। सिर्फ वर्डिंग का चेंज है, और जो थोड़ा बहुत इन बिटवीन द लाइन्स है उसको आपको अलग से मार्क कर लेना है। उसके लिए हम आपको चार्ट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। The personnel of the corporate debtor shall extend all assistance and cooperation. ठीक है, तो वहां पर भी ऐसा ही सिमिलर लैंग्वेज है कि वो भी सारी असिस्टेंस को देंगे, तो यहाँ पर भी वही है, जो पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। अब आप एक बात कहो, भाई यार हमारी तो छुट्टी कर दी, जब हमारी छुट्टी कर दी तो हम क्या असिस्टेंस देंगे? हैं? एक तरफ तो लिखता है ऊपर कि भैया ये नोटिस ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है, इससे पहले वाले में लिखा ना लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, सबकी छुट्टी हो गई। जब छुट्टी हो गई तो वो क्या असिस्टेंस देंगे? ठीक है, अगर ऑनगोइंग कंसर्न है तभी तो होगा ना। The personnel of the corporate debtor shall extend all assistance and cooperation to the liquidator as may be required by him in managing the affairs of the corporate debtor and provisions of section 19. 19 क्या है? 19 हमें मालूम ही है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दी जाती है इन केस ऑफ नॉन कोऑपरेशन बाय एनी ऑफ द पर्संस। चाहे ऑडिटर कोऑपरेट नहीं कर रहा, चाहे कोई रजिस्ट्रार कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही, उसके डायरेक्टर्स नहीं कोऑपरेट कर रहे, एम्प्लॉयज नहीं कोऑपरेट कर रहे, ठीक है ना, कोई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं कोऑपरेट कर रहा, तो उन सब के लिए सेक्शन 19 में एप्लीकेशन लगाई जाती है सीआईआरपी में, और वही प्रोविजंस यहाँ पर भी लागू हैं लिक्विडेशन में भी। तो इट शैल अप्लाई इन रिलेशन टू voluntary liquidation process as they apply in relation to liquidation process with the substitution of references to the liquidator for reference to the IRP। तो कहता है IRP के बजाय आप liquidator या voluntary liquidation लगा, ठीक है। The adjudicating authority shall by order replace the RP। अब पहली बात तो ये है भाई, हो सकता है आरपी कोई लिक्विडेटर बना दे। आरपी अगर कॉन्सेंट दे देता है कि भाई मुझे लिक्विडेटर बना दो, मैं कॉन्सेंट देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कहता है नहीं मैं नहीं बनना चाहता, या फिर इसमें रिप्लेस भी कर देगी, शेल शेल लिखा है, इसका मतलब जबरदस्ती उसको रिप्लेस किया जाएगा। किन किन कंडीशन में? पहली बात, जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया आरपी ने इट वाज रिजेक्टेड, तो क्या यार तुम रेजोल्यूशन प्लान ही ढंग से नहीं बना सकते तो तुम लिक्विडेशन क्या बनोगे, तुम्हें हटाया जाता है। दूसरा, द बोर्ड रिकमेंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बोर्ड मतलब आईबीबीआई। तो आईबीबीआई कहता है यार इसको हटाओ, ठीक है, कोई कंट्रोवर्शियल चीज हो सकती है, पता चले किसी चीज में इन्वॉल्व था, कोई कंप्लेंट पहुंच गई आईबीबीआई के पास, तो उन केसेस में कई बार क्या होता है कि कंप्लेंट्स पहुंच जाती हैं आईबीबीआई के पास। बहुत सारे लोग एक दूसरे की भी कंप्लेंट्स करते रहते हैं। द बोर्ड रिकमेंड्स द रिप्लेसमेंट ऑफ ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइट, और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल्स टू सबमिट रिटर्न कंसेंट, या उसने रिटर्न कंसेंट नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा, उसको रिप्लेस कर देंगे। अगला, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 4, द
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट द बोर्ड टू प्रपोज नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो वो क्या बोर्ड से कहेंगे भाई अपना कोई दूसरे का नाम दे दो, और बोर्ड क्या कहेगा, बोर्ड विल प्रपोज द नेम ऑफ अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अलोंग विद रिटन कंसेंट फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन द स्पेसिफाइड फॉर्म विद इन 10 days ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जब बोर्ड से प्रपोजल मिल जाएगा तो वो आईपी को लिक्विडेटर अपॉइंट कर देंगे। तो एक बात, जो लिक्विडेटर है वो भी सिर्फ आईपी ही हो सकता है। ठीक है, तो हमने 3 इसके लिए देख लिए अपॉर्चुनिटीज। पहला, आईआरपी बन सकता है, वो आरपी बन सकता है, और लिक्विडेटर बन सकता है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। An insolvency professional proposed to be appointed as a liquidator shall charge such fees for the conduct of the liquidation proceedings and in such proportion to the value of the liquidation estate assets as may be specified by the board. तो लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स, लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम सेक्शन 36 में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उसकी उसी प्रोपोर्शन पे ही उसको फीस मिलती है। ठीक है, अगला, द फीस फॉर द कंडक्ट ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स अंडर सबसेक्शन 8 शैल बी पेड टू द लिक्विडेटर फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट अंडर सेक्शन 53। ठीक है, जैसे जैसे रियलाइजेशन होता है सबसे पहले इसको फीस मिल जाती है, क्योंकि ऐसा होता है सारे एसेट्स इकट्ठे तो बिकते नहीं, मान लो अगर बेचने भी हैं तो जैसे जैसे एसेट्स बिकेंगे तो जो उसका प्रोपोर्शन ऑफ फीस है वो डिडक्ट करके ही बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। अभी हम कोड पढ़ रहे हैं, कोड के बाद में हम इनके रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर क्या करना है, ये मोटा मोटा वैसे ही ड्यूटीज हैं जैसे कि आईआरपी या आरपी की है, थोड़ा बहुत फर्क है। क्या फर्क है, पहला, टू वेरीफाई क्लेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर। वहां पर वेरीफाई नहीं लिखा, वहां पर लिखा है टू कोलेट, तो वो सिर्फ उसको इकट्ठे करने हैं। ठीक है, वहां पर भी वो जेन्युइननेस देखता है क्लेम्स की, कई बार और इंफॉर्मेशन भी मंगाता है, लेकिन वो 2 चीजें पेश कर देता है कि भाई क्लेम्स आए कितने हैं और क्लेम्स एडमिटेड कितने हैं, सीओसी के सामने रख देता है सारी चीजें। ठीक है, ही हैज प्रैक्टिकली, जो अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो ही हैज नो राइट ऑफ रिजेक्शन आरपी, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एडजुडिकेटिंग की पोजीशन में, एडजुडिकेटिंग एडजुडिकेटरी पोजीशन में है जो लिक्विडेटर है, ही विल वेरीफाई एंड ही कैन रिजेक्ट आल्सो, पार्ट में भी एक्सेप्ट कर सकता है, फुल्ली भी एक्सेप्ट कर सकता है। और बाकी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं भाई, अपने कस्टडी या कंट्रोल में लेना है जैसे, ठीक है ना, इवेल्युएट द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी इन द मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। इसको इवेल्युएट करना है एसेट्स और प्रॉपर्टी को। जो आईआरपी जैसे ही बनता है, हमने पढ़ा था शुरू में ही, क्या करता है, विद इन 7 days और मैक्सिमम विद इन 47 days उसको 2 वैल्यू अपॉइंट करने पड़ते हैं। ठीक है ना, एक फेयर वैल्यू और एक लिक्विडेशन वैल्यू देते हैं जो उसको, ठीक है ना, दोनों से वो फेयर वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू ले लेता है। ठीक है, उसको वो टाइम एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान उसको कंसिडर करता है कि भाई कम से कम उतना तो पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, है ना, भाई उतने पैसे भी नहीं आ रहे तो फिर तो फायदा नहीं ना, फिर तो लिक्विडेट ही कर देंगे। तो यहाँ पर भी इवेल्युएशन भी है एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, और अपनी एक इसको रिपोर्ट भी बनानी है। टू टेक सच मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एसेट्स, मान लो कोई इंश्योरेंस पेंडिंग है, वो इंश्योरेंस करवाना है, ये सब चीजें। टू, क्योंकि कस्टोडियन है ये, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। ठीक है, अगला, सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 दोबारा आ गया। सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 क्या है, 52 में क्या लिखा है, 52 में लिखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के क्या क्या राइट्स है। तो उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले पोर्शन को छोड़ दो, और तो ये क्या कर सकता है, जो भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है या जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं इनको बेच सकता है बाय पब्लिक ऑक्शन या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट विद पावर टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट और टू सेल द सेम इन पार्सल्स इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। वो पूरे का पूरा भी बेच सकता है कंपनी को, एज ए गोइंग कंसर्न भी बेच सकता है, इन पार्सल्स भी बेच सकता है, कई बार क्या होता है ग्रुप ऑफ एसेट्स करके, ठीक है ना, तो उस तरह से भी बेच सकता है। Provided that the liquidator shall not sell the immovable and movable property or actionable claims of the corporate debtor in liquidation to any person who is not eligible to be a resolution applicant। ठीक है, जो 29A में इनएलिजिबिलिटी अट्रैक्ट करता है लिक्विडेटर उसको भी नहीं बेच सकता। ठीक है, इसके ऊपर एक केस लॉ भी आएगा कि भाई लिक्विडेटर तो नहीं बेच सकता, लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या वो बेच सकता है, नहीं वो भी नहीं बेच सकता। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है अपनी सिक्योरिटी को रियलाइज करने के लिए किसी ऐसे आदमी को
प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जो कि इनएलिजिबल है अंडर सेक्शन 29A। ठीक है। टू ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेचुरली भाई सारे पावर है इसके पास, जो भी कुछ कर सकता है, क्योंकि इसने बिजनेस तो चलाना है ना। ठीक है। विद द सेम इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटी एज इफ सच इंस्ट्रूमेंट्स वर ड्रॉन। ठीक, सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज्ड कंट्रीब्यूटरी and to do in his official name any other act necessary for obtaining payment of any money due and payable from a contributory or in a state which cannot be ordinarily done in the name of the corporate debtor, and in all such cases the money due and payable shall, for the purpose of enabling the liquidator to take out the letter of administration or recover the money, be deemed to be due to the liquidator itself। क्या होता है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाता है। ठीक है। मान लो कोई बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसकी बैंकरप्सी में कुछ मिलना है उसको, कंपनी के नाम से वो ऑर्डर है, तो ये अपने नाम से उस पैसे को ले सकता है। ठीक है। टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस, कोई भी प्रोफेशनल असिस्टेंस इसको चाहिए, भाई लिक्विडेटर है, सारा काम खुद तो नहीं कर सकता, तो ये किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है या प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकता है। टू इनवाइट एंड सेटल क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लेमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। ठीक है। तो जो भी क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम को इनवाइट कर सकता है और सेटल कर सकता है। क्लेम्स आपके सीआईआरपी के टाइम पर भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि वो कह देते हैं जी हमने जो वहां क्लेम किया था ना सीआईआरपी में, वही हमारा कंसिडर कर लो। कई उसको रिवाइज कर देते हैं कि भाई ठीक है, उसमें इंटरेस्ट और जोड़ देते हैं। कई फ्रेश क्लेम्स भी आ जाते हैं लिक्विडेशन में। ठीक है। टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, सिविल और क्रिमिनल, इन द नेम ऑफ और बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। क्योंकि अब कंपनी काम नहीं कर रही, यहाँ कंपनी के बिहाफ पर यही सारे काम कर रहा है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर यही सारे केसेस में प्रेजेंट होगा, कंपनी नहीं प्रेजेंट होगी। टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू डिटरमिन अंडरवैल्यूड और प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करना है फाइनेंशियल अफेयर्स का कि भाई कोई अंडरवैल्यूड या प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई, तो वो भी कर सकता है। टू टेक ऑल सच एक्शन स्टेप्स और टू साइन, एक्सिक्यूट एंड वेरीफाई एनी पेपर। ठीक है। तो ये सिंपल है, भाई कोई भी पेपर साइन करना है तो यही करेगा। ये सारी चीजें इसके पास पावर है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? द लिक्विडेटर शैल हैव पावर टू कंसल्ट एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंटाइटल्ड टू ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अंडर सेक्शन 53। तो सेक्शन 53 में हमें दिए हुए हैं कि किन किन लोगों को जो है वो पैसे मिलने हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो कंसल्ट कर सकता है, ही हैज द पावर। लेकिन ऐसी कोई कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं है। ठीक है ना। आगे हम फिर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी के बारे में भी पढ़ेंगे रेगुलेशंस में, कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में कितनी कितनी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वर्कमैन के कितने होने चाहिए, सिक्योर्ड के क्रेडिटर के कितने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डेट वगैरह भी, वो सारी चीजें हैं, वो हम रेगुलेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। Provided further that the records of any such consultation shall be made available to all other stakeholders not so consulted in a manner specified by the board। ठीक है। तो दूसरों को भी वो सारी चीजें अवेलेबल कराएगा। जैसे वहां पर सीओसी होती है, यहाँ पर होती है स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। लेकिन फर्क क्या है कि वहां पर वही सारे डिसीजन लेती है, यहाँ पर लिक्विडेटर सारे डिसीजन लेगा। ठीक है। यहाँ पर उसकी जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग नहीं है लिक्विडेटर के ऊपर। 36 का कहता है लिक्विडेशन एस्टेट। अब हमने पढ़ लिया कि भाई उसको फीस जो है वो लिक्विडेशन एस्टेट के हिसाब से मिलेगी। ठीक है ना। तो लिक्विडेटर क्या करेगा? ही विल फॉर्म एन एस्टेट ऑफ द एसेट्स मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 व्हिच विल बी कॉल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डेटर। अब द लिक्विडेटर शैल होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज ए फिड्यूशियरी फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर। तो ये एक किस्म से ट्रस्टी है। ठीक है, सारे क्रेडिटर्स का। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4 द लिक्विडेशन एस्टेट शैल कंप्राइज ऑल लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? जिसके पास ओनरशिप राइट है। ठीक है। तो बेसिकली जो भी एसेट्स कंपनी के हैं, चाहे वो उसके पोजीशन में हैं या नहीं है, वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे। लेकिन जो एसेट्स ऑफ होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, या जो एसेट्स उसके पास आए हुए हैं एज बेलमेंट वगैरह, मान लो किसी का कंपनी का कोई हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग कंपनी है, उसके पास दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर आया, तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो वो लिक्विडेशन एस्टेट में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसका कहीं गया हुआ रिपेयर करने के लिए, वो आ जाएगा इस तरह से।
एसेट्स चाहे उसके पोजेशन में हो या ना हो, बट नॉट लिमिटेड टू एनकम्बर्ड एसेट्स, ठीक है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, सारे आ जाएंगे। एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है, कोई एसेट्स ऐसे भी हैं जिसकी जो ओनरशिप है वो अभी डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे भी कोई एसेट्स हैं वो भी लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेंगे अगर उसकी बुक्स में आ रहे हैं तो नेचुरली, क्योंकि उस पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है, ठीक है ना। एनी एसेट्स और देयर वैल्यू रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। कई बार क्या होता है कि कोई प्रोसीडिंग चल रही थी फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, पीयूएफई है ना, तो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, कई बार ना कोई एसेट्स रिकवर हो जाते हैं या उनकी वैल्यू रिकवर हो जाती है, तो वो भी इस लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बनेंगे, ठीक है। एनी एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर मैंने बताया था सेक्शन 52 में दो ऑप्शन रहती हैं, या तो वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्सरसाइज कर सकता है, बेच सकता है विद द परमिशन ऑफ द लिक्विडेटर, या फिर उसको रिलिंक्विश कर सकता है। उसको पता है भाई बेचने से भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं मिलना, तो वो क्या करता है, उसको रिलिंक्विश कर देता है एंड इट ही थ्रोज इट इनटू कॉमन हॉच पॉच, ठीक है। तो वो भी लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन अगर रिलिंक्विश नहीं किया तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि बेचने नहीं है ना वो। देखो ऐसे है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास जो एसेट है वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बन रहा जब तक कि वो रिलिंक्विश नहीं किया उसने, क्योंकि रिलिंक्विश नहीं किया वो तो अपने आप बेचेगा। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग थोड़ी कर लेंगे, यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे। यहाँ कर क्या रहे हैं हम ये वो चीजें देख रहे हैं जो हम बेच सकते हैं, ठीक है, जो हम बेच ही नहीं सकते वो नहीं कर सकते। any other property belonging to or vested in the corporate debtor at the insolvency commencement date, ठीक है। उसके बाद all proceeds of liquidation as and when they are rare। तो ये सारी चीजें हमारे लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनती हैं। क्या क्या नहीं बनते वो भी दिए हुए हैं। जो एसेट्स ओन्ड बाई थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हेलीकॉप्टर रिपेयर कंपनी है, दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर आया हुआ है, वो नहीं आएगा। Assets held in trust for any third party, bailment contracts, all sums due to any workman or employee from the provident fund, pension fund and gratuity fund। क्या होता है, ये जो पेंशन फंड होता है या प्रोविडेंट फंड होता है या ग्रेचुटी फंड होता है, इसमें कई बार दो तीन तरह से काम करते हैं। पहला पहला तो ये है कि भाई कंपनी ने काट करके पीएफ अपने पास ही रखा हुआ, डायरेक्टर खुद जमा कराते हैं जो पीएफ कमिश्नर के पास, ठीक है। हो सकता है वो जमा ना भी कराया हो, ठीक है, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। दूसरी बात, उन्होंने कोई ट्रस्ट बनाया होता है, तो चाहे कुछ भी हो उसका ट्रीटमेंट अलग से करते हैं। तो ये जो जो भी वर्कमैन या एम्प्लॉयज के पैसे हैं, क्योंकि वहां कंपनी से उसके नाम चेक कट चुका समझ लो, ठीक है ना, वो अलग से लाइबिलिटीज में आ गया, ठीक है। तो वो जो है ये लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो पैसा अलग है समझ लो आप, क्योंकि वो पैसा कंपनी का है ही नहीं, ठीक है ना। भाई कंपनी ने पीएफ ट्रस्ट के नाम चेक काट दिया, ठीक है ना, वहां पर वो पैसा पड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कंपनी ही अलग से ट्रस्ट भी बना, जैसे अंडरटेकिंग्स में तो ये कॉमन प्रैक्टिस है कि वो अलग से पीएफ या ग्रेचुटी ट्रस्ट बना देते हैं और कंपनी के नाम से चेक करता है उस ट्रस्ट के नाम। कई बार डायरेक्टर्स भी कॉमन होते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर उसमें भी होते हैं, लेकिन उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इस पर केस लॉ भी है, अलग से हम डिस्कस करेंगे इस चीज को डिटेल में, लेकिन ये है कि लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट ये नहीं बनती। अदर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स व्हिच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल बट ओनली यूज ऑफ द एसेट्स। तो कई बार क्या होता है कि भाई टाइटल हमारे पास नहीं है, वी हैव गॉट ओनली राइट टू यूज, तो वो भी इसमें नहीं आएंगे। एंड सच अदर एसेट्स एज मे बी नोटिफाइड। उसके बाद assets and security collateral held by financial service providers and are subject to netting and set off in multilateral trading or clearing transactions। अब होता क्या है कि कई बार जो हमारी मतलब स्टॉक मार्केट की ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो एसेट्स इन सिक्योरिटी कोलेट्रल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स। कई बार क्या होता है, मान लो डिपॉजिटरी ने आपसे कोई सिक्योरिटी ले रखी है, ठीक है, और वो सिक्योरिटी आपने जो ट्रांजेक्शन कर रखी उससे सेट होनी है, ठीक है ना, तो वो भी इसमें नहीं आएगी लिक्विडेशन स्टेट। लेकिन अगर मान लो आपने 10 लाख की सिक्योरिटी दे रखी है, ठीक है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसके साथ, आपकी ट्रांजेक्शन के 9 लाख रुपए बन गए, तो 1 लाख रुपए आएगा। ये चीज मोटा मोटा ऐसे समझ लो आप। पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी
provided such assets are not held on account of avoidance transactions that may be avoided under this chapter. तो जो पर्सनल एसेट्स हैं किसी शेयर होल्डर के या पार्टनर के, ठीक है, तो लेकिन अगर कोई अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स का पार्ट है तो वो एक अलग बात है, ठीक है ना। हमने अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन्स वाला पहले ले लिया ना, कि मान लो किसी डायरेक्टर ने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर दी, किसी थर्ड पार्टी के नाम ट्रांसफर कर दिया, वो रिकवरी हो गई उसकी, ठीक है ना भाई, वो कंपनी की बुक्स में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन जो है उसने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन कर दी, मान लो उसने अपने रिश्तेदार के नाम को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी बाद में पता चल गया ट्रांजैक्शन ऑडिट में, फोरेंसिक ऑडिट में, और वो रिकवर हो गई, तो वो आ जाएगी। अदरवाइज जो पर्सनल एसेट्स हैं किसी शेयर होल्डर के या पार्टनर के, वो इसमें नहीं आएंगे। एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो भी इसमें नहीं आएंगे। एनी अदर एसेट्स एज मे स्पेसिफाइड। आगे, पावर्स ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the liquidator shall have the power to access any information systems for the purpose of admission and proof of claims. अब उसको पावर है to access information, ठीक है भाई, he can access any information system. क्या क्या होंगे, क्यों, कौन कौन से सोर्सेज से होंगे? कोई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी हमने पढ़ लिया कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड है, तो वहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है रेगुलेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है, कोई एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की, इंक्लूडिंग एनी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज, कोई रजिस्ट्रार का ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज रेगुलेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो कोई भी अगर ऐसे कोई सिस्टम्स हैं जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है, तो लिक्विडेटर हैज द पावर टू एक्सेस सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है, कोई डेटाबेस मेंटेन्ड है बाय द बोर्ड, बाय बोर्ड मतलब आईबीपीआई, एनी अदर सोर्स एज मे बी स्पेसिफाइड, तो कोई भी ऐसा जो है जिससे उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो ही हैज द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, और नहीं मिलेगी तो जो सेक्शन 19 है उसमें एप्लीकेशन लगाओ टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। The creditors may require the liquidator to provide them any financial information relating to the corporate debtor in such manner as may be specified. तो creditor भी liquidator से कोई information मांग सकते हैं, जैसे वहां पर था कि COC कोई information मांग सकती है, तो ऐसे ही यहाँ पर है। अब ये भी इनको 7 डेज का पीरियड है, वहां पर भी 7 डेज का पीरियड था, ठीक है ना। आपको क्या करना है, मिला के चलना है कि COC में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये सब चीज। उसके बाद में 38 क्या कहता है, कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। अब उसको क्लेम्स मिल गए, ठीक है, क्लेम्स उसके पास पहले भी आए हुए थे, CIRP में भी आए हुए थे, लेकिन अब उसने दोबारा कहा, दोबारा पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी यहाँ पर, है ना, हुई थी ना पब्लिक अनाउंसमेंट जब ऑर्डर आया था लिक्विडेशन का, उसमें क्लेम्स आएंगे, या तो कह देगा जी पुराने क्लेम मान लो, या उसमें इंटरेस्ट अपडेट कर देगा, या फ्रेश क्लेम सबमिट कर देगा। तो लिक्विडेटर शैल रिसीव और कलेक्ट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स विद ए पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है। वहां पर कितना पीरियड था, वहां पर एक जगह कितना है सर जी, CIRP में 14 दिन का पीरियड है, सोनी जी, हाँ सर, कुकरेजा 14 दिन जी, का। हाँ, 14 दिन का पीरियड है। 14 दिन का ना, हाँ, तो वहां पर हाँ सर, 14 दिन का, 14 डेज है। हाँ, तो यहाँ पर कितना, ऐसे आपको याद रखना है मतलब, तो विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, तो यहाँ पर 30 डेज का पीरियड। ए फाइनेंशियल क्रेडिटर में सबमिट ए क्लेम टू द लिक्विडेटर बाय प्रोवाइडिंग ए रिकॉर्ड ऑफ सच क्लेम विद एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, ठीक है, तो NESL का रिकॉर्ड भी वो दे सकता है फाइनेंशियल क्रेडिटर टू सबमिट अ क्लेम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का रिकॉर्ड है ना, इट इज एज्यूम्ड टू बी ए सब्सटेंशिएटेड क्लेम, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग चेक, विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग वेरिफिकेशन फ्रॉम द अदर पार्टी फीड नहीं की जाती है। तो अगर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई भी चीज पड़ी हुई है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो इट इज डीम्ड टू हैव ए पब्लिक नोटिस, ठीक है, तो उसी को कंक्लूसिव एविडेंस मान लिया जाता है। वो ये कोई जरूरी नहीं कि वो कहे भाई मुझे लोन एग्रीमेंट दिखाओ फाइनेंशियल क्रेडिटर को, फाइनेंशियल क्रेडिटर NESL का रिकॉर्ड दे देगा, बस उसी से क्लेम हो जाएगा उसका, प्रोवाइडेड दैट वे द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, वो फिर उसमें जो भी सबमिशन ऑफ क्लेम है, तो उसका सेम मैनर है फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स फॉर द ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 3।
तो जो सब ऑपरेशनल क्रेडिटर के जैसे अपने क्लेम सबमिट करता है, ऐसे ही फाइनेंशियल क्रेडिटर भी कर सकता है। और ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या है, वो उसके लिए अलग से रेगुलेशंस में दिया गया है, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन में, कि किस फॉर्म में और किस मैनर में देगा, क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो पार्टली फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, पार्टली ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल डेट है वो फाइनेंशियल डेट के हिसाब से देगा, जो ऑपरेशनल डेट है ऑपरेशनल के हिसाब से देगा। और यहाँ पर क्या है, एक क्रेडिटर में विड्रॉ और वेरियस क्लेम अंडर दिस सेक्शन विद इन 14 डेज ऑफ इट्स सबमिशन। तो यहाँ पर विड्रॉल का भी प्रोविजन है, लेकिन सीआईआरपी में ऐसा कोई विड्रॉल का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, verification of claims. The liquidator shall verify the claim submitted under section 38 within such time as may be specified by the board. ठीक है, तो जो रेगुलेशंस में हम पढ़ेंगे कि भाई कितने दिन में उसको क्लेम वेरीफाई करने हैं, कितने दिन में करने हैं कुकरेजा जी? 30 days 30। अच्छा, ठीक है, तो 30 डेज उसको क्लेम रिसीव करने के लिए चाहिए, 30 डेज उसको वेरीफाई करने के लिए चाहिए, है? ठीक है, करेक्ट, 60 डेज हो गए। Anyway, we'll read it in timelines also. The liquidator may require any creditor. एक मिनट, चलिए बात भी करेंगे। हाँ जी, अब द लिक्विडेटर में रिक्वायर एनी क्रेडिटर और द कॉर्पोरेट डेटर और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, तो अगर वेरीफाई करने के लिए उसको कुछ और चीज चाहिए तो और भी मांग सकता है। 40 में फिर एडमिशन या रिजेक्शन, ये एडमिशन या रिजेक्शन की पावर वहां पर नहीं है सीआईआरपी में, वहां पर क्या है, सिर्फ कोलेट करने की पावर है, और दोनों सीओसी के सामने दोनों रख देगा कि इतने क्लेम्स आए, इतने मैंने एडमिट किए। Admission or rejection of claims. The liquidator may, after verification of claims under section 39, either admit or reject the claim, और whole में भी और part में भी। ठीक है, अगर रिजेक्ट करता है तो ही विल रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग, क्योंकि बाद में वो उसने दूसरी पार्टी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगी। ठीक है ना, तो ही हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। द लिक्विडेटर शैल कम्युनिकेट हिज डिसीजन ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन विद इन 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर बता देगा कि भाई आपका क्लेम एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, सब ईमेल पे ही चलता है। Determination of valuation of claims. The liquidator shall determine the value of claims admitted under section 40 in such manner. ठीक है, तो डिटरमिन करेगा। उसके बाद में अपील अगर कोई है तो वो अपील भी हो सकती है। एक क्रेडिटर में अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम्स विद इन 14 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिसीजन। 7 दिन के अंदर लिक्विडेटर बताएगा कि मैंने एडमिट या रिजेक्ट किया है, और उसके जब उसको मिल गया वो डिसीजन, उसके 14 दिन के अंदर वो अपील कर सकता है। तो ये था हमारा अप टू सेक्शन 42। अब आइए इससे रिलेटेड हम रेगुलेशंस भी देख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब रेगुलेशन में जरा एक बार मुझे बता दीजिए कुकरेजा जी, कौन सा रेगुलेशन है इसमें? सर कौन सी पॉइंट के लिए पूछा? लिक्विडेशन के लिए स्पेसिफिक कोई, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम जो है वो रेगुलेशन नंबर 30 है। नहीं, वो नहीं। सर आपका क्वेश्चन समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं? मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। हाँ, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस है। मैं जरा कंट्रोल एफ अच्छा, करके देख अच्छा। लेता हूँ इसमें। अलग हाँ, से है एक सर मिनट में वो तो। बता। हाँ हाँ, हाँ, अलग से। क्योंकि इसमें क्या किया हुआ उसने ना, सारे मैंने उसको कहा था इकट्ठे कर देना। तो लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस कहाँ चला गया ये? अच्छा, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो, ये आ गए जी, यहीं से स्टार्ट है सर। आ गया। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो अब ये क्या कहता है जी? अब ये कहता, देखो एक तो इसमें ये बात करता है कि इनका नाम ये है, ठीक है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे कंपनी एक्ट, तो वहां पर आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में देखनी है। ठीक है, फिर ऐसे ही एलएलपी में भी सेक्शन 34 में भी देख रखी है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज स्पेसिफाइड अंडर द एप्लीकेबल लॉ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जहां तक बात है तो बुक्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ये मतलब है, कोड का मतलब बैंक्रप्सी। अब जितने भी आप रेगुलेशंस देखेंगे उनमें कुछ डेफिनेशंस तो कॉमन है, तो जो कॉमन डेफिनेशन है वो तो आपको एक बार में पढ़ लेनी है। ठीक है ना, बाकी कुछ जो डेफिनेशंस है वो फिर रेगुलेशन स्पेसिफिक होती है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है।
जैसे कंसल्टेशन कमेटी है, तो कंसल्टेशन कमेटी में क्या मतलब है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी, इसका ये मतलब है। कंट्रीब्यूटरी कौन है, कंट्रीब्यूटरी है मेंबर ऑफ ए कंपनी, पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड एनी अदर पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन द इवेंट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। तो जो भी कंट्रीब्यूट करेगा उसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक बिल ये हो जाएगा आपका। लिक्विडेशन कॉस्ट में क्या है, तो लिक्विडेशन कॉस्ट भी मोटा मोटा आप समझिए कि जैसे वहां इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है, यहाँ पर लिक्विडेशन कॉस्ट है, वहां पर फीस आ जाएगी आरपी की, यहाँ फीस आ जाएगी लिक्विडेटर की। फिर रेम्युनरेशन पेबल, कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। और इसमें एक दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये इंटरेस्ट ऑन इंटरिम फाइनेंस, ठीक है। वहां पर क्या है कि जितना भी इंटरिम फाइनेंस का है वो सारा का सारा एप्लीकेबल है। यहाँ पर कितना है, फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स क्यों, 12 मंथ्स इसीलिए कि लिक्विडेशन प्रोसेस का पीरियड ही 12 मंथ्स है, ठीक है भाई। पहले ये 2 साल का लिक्विडेशन प्रोसेस का पीरियड अलाउड था, अब हो गया 1 साल का। तो इंटरेस्ट ऑन, अगर कोई इंटरिम फाइनेंस रेज किया तो कितने पीरियड के लिए वो इसमें आएगा लिक्विडेशन कॉस्ट में, इंटरेस्ट ऑन इंटरिम फाइनेंस फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और फॉर द पीरियड फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट टिल रीपेमेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस व्हिच एवर इज लोअर। आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, आपने इंटरिम फाइनेंस रेज किया, आपने 4 महीने में पेमेंट कर दिया तो 4 महीने का इंटरेस्ट, और अगर 1 साल से ज्यादा चला तो 12 महीने तक का इंटरेस्ट आपको लिक्विडेशन कॉस्ट में शामिल होगा, ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है उससे, ठीक है। आंटी उसके अलावा ये जो अमाउंट रीपेबल टू कंट्रीब्यूटरीज, अब हमने एक बात की थी ना, जब वो पैसे मिला रहे थे भाई, लिक्विडेशन सीआईआरपी में फाइनल स्टेज पे चल रहा था, उनको लग रहा था लिक्विडेशन होगा और लिक्विडेशन एसेट एसेट कम है, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे कि भाई तुम सारे जने पैसे मिलाओ। ये जो पैसे मिला रहे थे इनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना भाई। मिला क्यों रहे थे, वो मिला इसलिए रहे थे कि अभी एसेट्स बिके नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कह दिया भाई लिक्विडेशन कॉस्ट जो है वो तो कम से कम रिकवर होनी चाहिए। भाई लिक्विडेटर तो प्रोफेशनल है, अगर उसको ही पैसे नहीं मिलेंगे फिर कैसे काम चलेगा, उसको तो पैसे मिलने चाहिए ना, बाकी किसी को कुछ मिले या ना मिले। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने पैसे मिलाए थे ये भी लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, विच हैज टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल दी अदर डेट्स, ठीक है। ये जो अमाउंट रीपेबल टू रीपेबल लिखा है, रीपेबल क्यों लिखा, क्योंकि पहले उन्होंने मिला दिए हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता दिया कि वो पहले देते नहीं है पैसे, पर वो एक परफॉर्मेंस गारंटी दे देते हैं कि भाई हम इतने पैसे दे देंगे अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता तो, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कॉस्ट इफ एनी इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर इन रिलेशन टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो अगर इसमें क्या होता है, जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास होता है ना उसमें 2-3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो कहते हैं भाई आप सेक्शन 230 को भी एक बार एग्जॉस्ट कर लो, उसकी पॉसिबिलिटी भी देख लो कि कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है। भाई लिक्विडेशन ऑर्डर तो पास हो ही चुका है, अब आपको अलग से 90 डेज दे देते हैं। 90 डेज में ये देख लो कि भाई कोई आपका कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अगर वो स्कीम सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर कॉर्पोरेट डेटर उसको बियर करेगा कंपनी, और अगर वो स्कीम अनसक्सेसफुल हो जाती है तो एप्लीकेंट कॉस्ट बियर करेगा ऐसी स्कीम जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की है, ठीक है। लेकिन किसी भी केस में वो लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। उसके बाद एक इसमें इसको क्या करना है, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी, वो आगे हम पढ़ेंगे रेगुलेशन 13 में। फिर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्वार्टरली होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास इसमें 1 साल का पीरियड होता है लिक्विडेशन का, बाद में एक्सटेंड हो सकता है नेचुरली, लेकिन इनिशियली आपको 1 साल का पीरियड देते हैं, पहले 2 साल का था। तो हर क्वार्टर की वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगा। क्वार्टर, अगर मान लो क्वार्टर से पहले ही वो बंदा चेंज हो गया, लिक्विडेटर को भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप आरपी को चेंज कर सकते हो, एज लिक्विडेटर को मान लो आपने 15 तारीख को ही चेंज कर दिया, तो उसके लिए ये है कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड वहां से उतने दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट वहां तक की दे देगा जब तक वो लिक्विडेटर था, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ये दोबारा भी करवा सकता है, और जो पहले वैल्यूएशन करवाई थी एज आईआरपी उसको भी कंटिन्यू कर सकता है, उसको भी मान सकता है, कोई जरूरी नहीं वैल्यूएशन दोबारा करवाने। वहां पर शायद 2 वैल्यूअर है, यहाँ पर भी 2 वैल्यूअर है, कितने वैल्यूअर है, वहां पर थर्ड भी हो सकता है, यहाँ थर्ड भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सीआरपी में तो 3 है सर। हाँ सीआईआरपी में तो कहता है कि 2 है, अगर 2 में डिफरेंस सिग्निफिकेंट है दो, तो थर्ड हाँ। करो। यहाँ पर वो कहता है 2 ही करो, और शायद एक और जगह आता है फास्ट ट्रैक, उसमें एक ही आता है।
हाँ तो उसमें ये एक फास्ट ट्रैक में हाँ एक है सर। हाँ, तो ये तीनों चीजों को ना हमने मिला के पढ़ना है इस तरह से, तो याद हो जाता है फिर चीजें। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, अब कमेटी ने अप्रूव नहीं किया, यही लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं आज। तो वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिट डिड नॉट अप्रूव ए प्लान। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, लिक्विडेटर शैल कॉल अपॉन द फाइनेंशियल क्रेडिटर। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे मांगेगा, बाकियों से नहीं मांगेगा। भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन हमारी दे रखी है ना, हमारे कोड के अंदर डेफिनेशन दे रखी है कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर जो लिक्विड एसेट्स हैं वो कम है लिक्विडेशन कॉस्ट से, तो उनको कहेगा भाई आप कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, तो अब इसमें ये देखेगा कि उनकी प्रोपोर्शन क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। टोटल जो डेट है 200 है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने 40 और 60 है इनका, तो इनको 4:6 की रेशो में इनसे ले लेगा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, मान लो 20 रुपए लिक्विडेशन कॉस्ट आ रही है, 10 रुपए के लिक्विड एसेट्स हैं, बाकी 10 कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, बाकी 10 4 और 6 उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट कर देंगे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और इनको मिल जाएगा ये पैसा वापस जब एसेट सेल वगैरह होंगे, तो ये लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन मेड अंडर द प्लान अप्रूव्ड और कंट्रीब्यूशंस मेड एट द केस में भी शैल बी डिपॉजिटेड इन ए डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट। ये इनको एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा, टू बी ओपन एंड मेंटेन्ड इन ए शेड्यूल बैंक विद इन 7 days ऑफ पासिंग ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर। ये चीज पहले डिसाइड हो चुकी थी, इन्होंने कह दिया था कि हम जमा करा देंगे। ठीक है ना, और इनको क्या करना है, जब लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाए उसके 7 दिन के अंदर, ये आरपी ने भी बता दिया था, आरपी ने भी बता दिया था कि जी हमारा वी हैव डिसाइडेड फॉर लिक्विडेशन, लेकिन हमारे लिक्विड एसेट्स लिक्विडेशन कॉस्ट से भी कम है एंड दे हैव एग्रीड टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, और इनको 7 दिन के अंदर जैसे लिक्विडेशन ऑर्डर पास होगा 7 दिन के अंदर ये शेड्यूल बैंक में पैसा जमा कराना है एस्क्रो अकाउंट, और जो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड है शैल बी रीपेबल विद इंटरेस्ट एट बैंक रेट। ठीक है, जो सेक्शन 49 में है एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, तो उनको जब तक ये नहीं मिलता तब तक इंटरेस्ट भी मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ ये लास्ट कर लेते हैं बस। तो वेयर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज, जैसे मैंने बताया कि आपका लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, सबसे पहले वो ये पॉसिबिलिटी देखते हैं भाई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, तो इसके लिए 90 दिन अलग से दे देते हैं, 1 साल का जो पीरियड है उससे अलावा, विद इन वो 1 ईयर के पीरियड में ये काउंट नहीं होते 90 डेज, विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन प्रोवाइडेड दैट ए पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल अंडर द कोड टू सबमिट ए रेजोल्यूशन प्लान। तो अगर कोई 29A में एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर भी नहीं मिल सकता। वी शैल नॉट बी ए पार्टी इन एनी मैनर टू सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में भी क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में भी जो होता है ना, वेरी स्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, इसके साथ मिला देंगे उसके साथ मिला देंगे, तो उस केस में भी ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं ला सकता जो पार्टी वहां पर इनएलिजिबल है। द टाइम टेकन नॉट एक्सीडिंग 90 days शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन पीरियड। तो 90 दिन तक का पीरियड इसमें वो जो लिक्विडेशन पीरियड है उसमें इंक्लूड नहीं होता। और एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर इन रिलेशन टू कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी बोर्न बाय द कॉर्पोरेट डेटर वेयर सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज सैंक्शन। भाई दो चीजें होंगी, ये जो सेक्शन 230 वाली स्कीम आई या तो सैंक्शन होगी या नहीं होगी। अगर सैंक्शन होगी तो कॉर्पोरेट डेटर बियर कर लेगा, अगर सैंक्शन नहीं होगी तो जो एप्लीकेंट है वो बियर कर लेगा। एप्लीकेंट कौन हो सकता है, एप्लीकेंट इसमें कोई क्रेडिटर भी हो सकता है, कोई मेंबर भी हो सकता है, कंपनी खुद भी हो सकती है। ठीक है ना, डिपेंड करता है ना, कोई कोई भी सेक्शन 230 हमने पहले पढ़ाई था, वीडियो भी अवेलेबल है, अगर आप जल्दी उसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो से देख सकते हैं। वैसे मोटा मोटा ये है कि 230 में कोई भी मेंबर भी, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर या कंपनी इटसेल्फ, दे में सजेस्ट स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिफोर दी एनसीएलटी, और एनसीएलटी उसको अप्रूव करती है, मीटिंग की जरूरत हो तो मीटिंग भी कॉल करती है, ये सारी चीजें। ठीक है, और अगर सैंक्शन नहीं हुई तो जिन्होंने वो स्कीम प्रपोज की थी वो बियर करेंगे इसको। उसके बाद में चैप्टर 2 आता है अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर, इसको हम कल कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब आपका कोई भी